नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सड़क सुरक्षा संबंधी एवं जानकारी। ये आपका पार्ट 3 है और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो जो भी छात्र इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 को भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 1, 2 एंड 4 का आपको पीडीएफ कंटेंट प्लस वीडियो मटेरियल ऑलरेडी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया जा चुका है। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके इन सभी में रहने वाला है, क्योंकि ये सब मिला के आपको पता है कि 80 नंबर का पूछा जाता है और इसमें 80 नंबर में 25 मार्क्स का आपका पार्ट 3 है। यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 का सबसे ज़्यादा वेटेज है। और यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू पार्ट 1, 2 एंड 4। तो पार्ट 3 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 25 मार्क्स का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कोई क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी छात्र वीपीओ एग्ज़ाम, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल या फिर जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्ट गार्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वीडियो सीरीज चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ओलंपिक स्टडी आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है और हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और किसी भी बैच में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में आपको वीडियो क्लासेस, न्यू सिलेबस ओरिएंटेड रिसर्च पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। एक एक टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके आपके सामने डेटा रखा गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ही शामिल किया गया है, फालतू के डेटा को हमने शामिल नहीं किया है। इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको जैसे वो आईसीटी की बुक वगैरह हो गई, वहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। तो उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन है या फिर हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन तैयार किया है, इन सभी प्रश्नों को आपको दिया जाएगा और विदाउट एरर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम डेट आता है तो हम लोग फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी एक अलग तरह से सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी मेहनत करने के बाद में बनती हैं और वो आपके समक्ष रखी जाती हैं। ठीक है, अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूँ तो 499 का आपका ये फ़ीस है। ठीक है, जिसमें आपको बैच भी दिया जाएगा और टेस्ट भी दिया जाएगा। आप अलग से इन चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सड़क सुरक्षा अवलोकन। ओके, देखिए, सड़क सुरक्षा अवलोकन और इसकी अवधारणा के बारे में बात करें तो सड़क सुरक्षा ज़रूरी क्यों है? सड़क सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट से जो चोटें लगती हैं लोगों को, जो मौतें होती है, वो ना हो। ठीक है, कोशिश रहती है कि ना हो, लेकिन फिर भी कितनी भी हम लोग सुरक्षा कर लें, आपको चोट और कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी को हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो सड़क सुरक्षा क्या है? एक तरह से विधि है या उपाय है जिससे हम सड़कों पर एक्सीडेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको पढ़ना है। यही सड़क सुरक्षा की अवधारणा है, जो कि एक विधि और उपाय है जो कि मौत और चोटों को कम करता है। ठीक है, एक आपको डेटा याद रखना है कि भारत में हर साल चोटें कितनी लगती हैं और मौत कितनी होती है। तो चोट का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, भारत में हर साल एक्सीडेंट से जो चोट लगने का आंकड़ा है, या जिसको हम घायल बोलते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट में जो घायल कंडीशन होती है, ऐसा नहीं खरोच लग गया है, घायल का मतलब हाथ पैर टूट गया है, इस टाइप से, तो इनका आंकड़ा जो है ये 5 लाख है। हर साल 5 लाख लोग अपना हाथ पैर तोड़वाते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट करके। ठीक है, और मौत की अगर हम बात करें, एक्सीडेंट से ईयरली जो मौतें होती है वो 1.5 लाख के करीब है। यानी कि 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है सड़कों पर यातायात करते समय। तो इसी को कम करना है, इसके लिए डेटा बैंक तैयार किया जाता है, सड़कों पे कैमरे लगाए जाते हैं, सड़कों पे जो एक्सीडेंटल जोन होता है उनको निर्धारित किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के माध्यम से तैयार की जाती हैं। यही सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब इसको कम करने के लिए एक विधि तैयार की गई। एक सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है एक पैनल तैयार किया गया। उस पैनल ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, पहले उसको देख लेते हैं। तो सड़क सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम हस्तक्षेप की बात करें तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में इसको संज्ञान में लिया और इसमें हस्तक्षेप की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप पहली बार 2014 में हुआ सड़क सुरक्षा से संबंधित के संबंध में, जिसमें 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की गई। तो सड़क सुरक्षा के संबंध में 3 सदस्यीय जो पैनल की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन। ठीक है, और इसको इसी का पैनल बोला गया, KS राधाकृष्णन पैनल। ठीक है, इसकी स्थापना की गई, जिसने ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। तो ड्रंक ड्राइविंग आपने सुना होगा, लोग गाड़ी पी के जो ठोकते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए 3 सदस्यीय राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की गई, जिन्होंने ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए विधि बनाई। ठीक है, और इन्होंने राज्यों में हेलमेट पहनने पर कानून लागू करने का भी निर्देश दिया। तो आदेश नहीं दिया, इन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि भाई आप अपने अपने स्टेट में हेलमेट पहनने पे जो है कार्रवाई करें, ना पहनने पर कार्रवाई करें, हेलमेट पहनना अनिवार्य कीजिए। इन्होंने इसका निर्देश दिया। ठीक है, अब प्रत्येक राज्य, अब आप लोगों को पता होगा पहले हेलमेट इतना कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी हर राज्य में हेलमेट कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में समिति ने सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के महत्व पर भी बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें कुछ बातों के साथ साथ निम्नलिखित निर्देश जारी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब ये पैनल की स्थापना हुई थी। तो पैनल की स्थापना 2014 में हुई थी। पैनल का क्या नाम था? KS राधाकृष्णन पैनल। 3 सदस्यीय पैनल था, जिन्होंने ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए सिफारिश की कि भाई ड्रंक ड्राइविंग पे रोक लगनी चाहिए, और राज्यों को निर्देश दिया कि हेलमेट पहनना जरूरी कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में 2017 में कुछ चीजें और अपडेट हुई, यहाँ पे कुछ चीजों को और ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया उसको देख लीजिए। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किए कि हर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करेगा। ठीक है, हर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करेगा। अब ये परिषद क्या करेगा? इस परिषद को गठन करने के बाद में ये परिषद क्या काम करेगा? तो ये परिषद सड़क सुरक्षा जानकारी संबंधित कदम उठाएगा, अधिसूचना जारी करेगा, योजना आदि बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी, जो कि सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2014 में ही देखिए स्टार्टिंग में ये पैनल की स्थापना हुई थी। तो उसी टाइम पे सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई, जो कि सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अंतर्गत चलाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सड़क सुरक्षा कार्य योजना की अधिसूचना जारी करना, जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करना। एक सेकंड, ओके, जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करना। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जिलाधिकारी करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना होगा। इसके बाद में स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना, यानी कि जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो सिलेबस होता है स्कूल का, जैसे NCERT वगैरह का जो सिलेबस है, उसमें सड़क सुरक्षा और यातायात संबंधित जो है ये शिक्षा उसमें शामिल करना, सिलेबस में इसको शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्देश में लाई गई कि भाई सभी लोग इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद में आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे सड़क सुरक्षा में शामिल जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उसको यहाँ पे मैंने शामिल किया हुआ है। तो ये कॉमन तथ्य हैं, सभी को पता होना चाहिए। सड़कों और राजमार्गों का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, यातायात और वाहनों से संबंधित कानून सुदृढ़ होने चाहिए, जो कि लागू हो, ऐसा नहीं कि बस किताबों में हो। ठीक है, इसके बाद में यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियाँ अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल पैनल अच्छा होना चाहिए, ड्राइविंग शिक्षा होनी चाहिए, ड्राइवर शिक्षा जो होती है, जो एजुकेटेड ड्राइवर होते हैं वो सिग्नल को फॉलो वगैरह करते हैं ना, तो वो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। स्कूली छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए कि भाई सड़क पे चलते हो तो कौन कौन से नियम कानून है, जैसे आपको जो ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है या फिर रेड लाइट वगैरह होती है, कैसे आपको क्रॉस करना है, नहीं क्रॉस करना है, कब रुकना है, कब चलना है, पैदल चलने का नियम, बाइक से चलने का नियम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद में जन शिक्षा, मीन्स जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको भी जागरूक करना चाहिए कि भाई हेलमेट वगैरह लगा के चलो। यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा संकेत का फॉलो अच्छे से होना चाहिए। वाहन की डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए।
मोटर वाहन सुरक्षा निरीक्षण और रखरखाव। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कुछ तथ्य शामिल किए गए हैं जो कि सड़क सुरक्षा से संबंधित है। आगे अगर हम बढ़े तो कुछ प्रमुख अधिनियम है जो कि आपको पढ़ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अधिनियम मैंने लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998, तो 98 के पहले ये जो कराधान अधिनियम है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997, ये तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर करा दिया है। जो भी छात्र नहीं देख पाए हैं वो सभी लोग जो है अगर एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 डिटेल्ड में एक एक धारा को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। और इसी में एक धारा 28 है और धारा 28 का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 को लाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1997 है और 1997 में ही एक धारा 28 है और इसी 28 का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम या कराधान नियम 1998 को भी लाया गया है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नियम 2014, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल की स्थापना करने के बाद में वहाँ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वो ये चीज़ है उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नियम 2014, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये जो उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नियम 2014 है, इसमें कुछ नीति है, जो विवरण है, जो नीतियां हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये पीडीएफ बहुत लंबा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नियम 2014, ये डिटेल में कवर किया गया है। तो वहाँ से कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सड़क सुरक्षा की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपकी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सड़क सुरक्षा की नीति से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश 2014 में सड़क सुरक्षा नीति से संबंधित कौन सा यहाँ पे लाइन है, तो वो भी आप वहाँ पे करेंगे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, डेटाबेस तैयार करना, भाई कहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जैसे कोई सड़क है पर्टिकुलर, ठीक है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो पर्टिकुलर इस जोन में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो इस जोन को एक्सीडेंटल जोन घोषित किया जाता है या फिर लिख दिया जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कृपया आप धीरे चलें। ये कैसे कोई लिखता है, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड जो है बनता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे तो वो दर्ज होता है कि भाई इस सड़क पे इस टाइम पे पर्टिकुलर शाम के समय या सुबह के समय बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वो डेटाबेस तैयार होता है और उसी डेटाबेस के तैयार पे सड़कों को ट्रैक करके वहाँ पे लिखा जाता है कि भाई यहाँ पे आप तेज़ी चलें, धीमे चलें, इस टाइप से। तो यही लिखा हुआ है कि सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस तैयार करना। इसके बाद में नेक्स्ट है सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा अनुसंधान मीन्स रिसर्च करना, ओके। इसके बाद में सुरक्षित वाहन, भाई आप जो गाड़ी चला रहे हो वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फाइबर की कंप्लीट गाड़ी हो, कहीं हवा लगे उड़ जाए, गाड़ी उड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। गाड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। इसके बाद में कंपनी इसको प्रॉपर टेस्ट करे, भाई चलाने से पहले, मार्केट में लाने से पहले कार की टेस्टिंग होती है ना, तो वही सारी चीज़ें सुरक्षा व्यवस्था गाड़ियों की भी होनी चाहिए, वही बोल रहा है यहाँ पे। इसके बाद में सुरक्षित चालक हो, ड्राइवर भी ऐसा हो कि जो चलाए गाड़ी प्रॉपर एक्सपीरियंसड हो, ऐसा ना हो कि ड्रिंक वगैरह करके चलता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही यहाँ पे 2014 की जो सड़क सुरक्षा नीति है उसमें इसको शामिल किया गया है, ओके। आगे बढ़े तो सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है, तो इसको भी आप लोग ऐसे पढ़ते देखते चले। यहाँ पे भाई नियमों का पालन होना चाहिए, वाहन की सुरक्षा होनी चाहिए, सड़कों का डिजाइन एवं वर्गीकरण अच्छा होना चाहिए, शिक्षा एवं जागरूकता होनी चाहिए, चालकों की संवेदनशीलता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, इसमें कुछ फैक्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा युक्तियाँ मतलब उपाय, ठीक है। अब उपाय में भाई ऑब्वियस सी बात है कि उपाय में लोग 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें ज़्यादा करते हैं, वो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक तो गाड़ी जब आप चला रहे हो तो आपके पास सीट बेल्ट होनी चाहिए, ये उपाय है, सड़क सुरक्षा का भी एक तरह से ये उपाय है। अगर सीट बेल्ट नहीं है तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। अब 1000 रुपये का जुर्माना पहली बार में देना पड़ता है, अगली बार में कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो जुर्माने के बारे में उत्तर प्रदेश में एक डेटा लिस्ट मैंने तैयार किया हुआ जो कि भी नीचे आएगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने हर एक जुर्माना के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बस ऐसे ही। इसके बाद में सदैव हेलमेट पहने, और ज़्यादातर राज्यों में इसका जो अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हो तो 1000 रुपये यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद में वाहन चलाते समय अन्य वाहनों से दूरी बनाए रखना,
कोई गाड़ी जा रही है तो आपको प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, ताकि भाई ये ब्रेक वगैरह लगा दिया अगर बाई चांस इसने, तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर डिस्टेंस में रहेंगे तो आप ब्रेक लगाते लगाते भी उसके करीब पहुँच जाएंगे, और जब करीबी होंगे तो ठुक जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद में सदैव गति सीमा का पालन करें। हर एक सड़क पे, हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, गांव की सड़कों पे, जिला सड़कों पे, राज्य सड़कों पे, ठीक है, या जो आपका नेशनल हाईवे है, सभी पे प्रत्येक गाड़ियों का एक गति सीमा दिया हुआ है। जैसे बाइक की अलग गति सीमा है, कार की अलग गति सीमा है, जो लोडर गाड़ियाँ होती है जैसे आपका ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है, उसकी अलग गति सीमा है। तो इसका भी चार्ट मैंने आगे लगाया हुआ है, उसको भी आप लोग देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे आपको गति सीमा का पालन करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर गति सीमा का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये लगभग फाइन देना पड़ जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो जेब्रा क्रॉसिंग आपको देख के क्रॉस करना चाहिए, यानी कि पैदल जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और किसके लिए होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाइक पे चलने वालों के लिए, ठीक है, कार से चलने वालों के लिए, ऐसे करके ऑप्शन में देगा तो आपको मार्क करना है पैदल चलने वालों के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब पढ़ते हैं शॉर्ट में सड़कों के प्रकार, उन पर निर्धारित गति सीमा तथा गति के उल्लंघन का प्रभाव। इसको हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सड़कों के प्रकार और जो उनकी गति सीमा वगैरह है उसको आप पार्ट 1 में, नहीं, गति सीमा को तो आपको यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। बाकी सड़कों के प्रकार आप पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में शामिल किया है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। एक लाइन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, भारत में सड़कों को मुख्यतः निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय राजमार्ग नहाई जिसको संचालित करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश की प्राथमिक सड़कें होती हैं, प्राथमिक सड़कें बोलते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि भाई प्राथमिक सड़कें किसे बोलते हैं, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग को प्राथमिक सड़कें बोलते हैं, ठीक है। और ये केंद्रीय जो पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद में राज्य मार्ग की अगर हम बात करें, जो स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करती हैं, ठीक है, ये आपका जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कवर किया जाता है। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पीडब्ल्यूडी का ये फुल फॉर्म है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और यहीं पे जब सी जोड़ दिया जाता है, सी पीडब्ल्यूडी, तो वो सेंट्रल से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी जोड़ने से सी पीडब्ल्यूडी हो जाता है, और सी फॉर सेंट्रल होता है, ठीक है। और सेंट्रल जोड़ने के बाद में यहाँ पे जो नेशनल हाईवे हैं उनका नाम आ जाता है, ठीक है। और जब पीडब्ल्यूडी होता है यानी कि एस पीडब्ल्यूडी होता है, यानी कि स्टेट होता है, तो यहाँ पे एस हम लोग लगाते नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग पीडब्ल्यूडी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। जिला सड़कें जिला परिषद के द्वारा संचालित की जाती हैं, इनका रखरखाव किया जाता है। इसके बाद में एक होता है शहरी सड़कें, तो शहरी सड़कें शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय और नगर पालिका परिषद निगम के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें आपका नगर पंचायत या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से संचालित की जाती हैं या बनाई जाती हैं। इसके बाद में होता है परियोजनाएं सड़कें, जो परियोजना के माध्यम से कोई परियोजना जब लाई जाती है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, भारतमाला परियोजना, ठीक है, सागरमाला परियोजना, तो कुछ सड़कें परियोजना के माध्यम से तैयार की जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परियोजना सड़कें, ठीक है। तो भारतमाला सड़क परियोजना, इसके बाद में चार धाम, इसके बाद में प्रधानमंत्री, इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। तो ये कई सारी परियोजनाएं हैं जो देश में चलाई जाती हैं, और इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या है, ये नहाई के द्वारा, नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये नहाई होता है जो कि CPWD के द्वारा संचालित की जाती है। राज्य राजमार्ग जो होता है ये PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित रखरखाव इनका किया जाता है। जिला सड़कें जिला परिषद के द्वारा, शहरी सड़कें शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय और नगर पालिका परिषद या निगम के द्वारा संचालित की जाती हैं। ग्रामीण सड़कें आपका जो ग्राम पंचायत होता है, इसके बाद में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के माध्यम से, सड़क योजना के माध्यम से सड़कों को बनाया जाता है, ये ग्रामीण सड़कें बनाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट में जो है परियोजना सड़कें हो गई, जो कि भारतमाला, सागरमाला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं, सारी सड़कें जो है इन योजनाओं के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं, ठीक है।